काली और गोरी प्रेग्नेंट बहू का घूंघट। बड़े दिनों बाद ममता के घर खुशियां आई थी। उसकी दोनों बहू काजल और छोटी बहू प्रियंका एक साथ माजू बनने वाली थीं। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह ममता अपनी गोरी बहू के लिए रसोई में गुड़ की खीर बना रही थी। अरे वाह, खीर की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मेरी बहू को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल इसकी तरह मुझे गोद में पोते पोती ला कर देगी। अरे मेवे तो काटे नहीं। अरे ओ कलमुही, नासपीटी काजल, कहाँ रह गई? जरा इधर आ। तभी घूंघट वाली काली बहू सास की एक आवाज पर आकर खड़ी हो जाती है। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो मेरे पास ही खड़ी रहा कर। मुझे छोटी बहू के लिए गुड़ की खीर ले जानी है। फटाफट से मेवे काट कर दे मुझे। जी माँ जी, अभी देती हूँ। ममता की बात सुनकर काजल मेवे काटने लगती है तो उसका हाथ कट जाता है। आह, माँ जी, मेरा हाथ कट गया। करम जली से एक काम ठीक से नहीं होता। जब देखो काम से बचने के बहाने। लेकिन मैं तेरी चाल में नहीं फंसूंगी। चुपचाप से ये मेवे काट कर जल्दी से दे मुझे। मेरी गोरी बहू को खिलाना है। जानती है ना, तेरी तरह वो भी गर्भवती है। जी माँ जी, बस करती हूँ। घूंघट की वजह से बेचारी काजल का हाथ कट जाता है और रोते हुए अभी भी उसे घूंघट में मेवे ध्यान से काटने पड़ते हैं। जिसके बाद ममता मेवों को खीर में डालकर अपनी प्रियंका बहू को खिलाकर कहती है, ले बहू, मेरे हाथ से और खीर खा ले। मैंने तेरे लिए बहुत सारे काजू बादाम भी डाले हैं। बस मेरा पोता पोती अच्छे से इस दुनिया में आ जाए, और मुझे क्या चाहिए। अरे माँ जी, आपने इतना कष्ट क्यों किया? मैं खुद खीर बना लेती ना। अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुझे बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है। तू आराम से बैठ, सारा काम मैं कर लूंगी। शुरू के 3 महीने बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये ले और खा। सच में माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो। ये सब होता हुआ काजल बाहर से जब देख रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं माँ जी मुझसे क्यों नहीं प्यार करती, क्यों हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही रही हैं। आखिर काला होना भी कोई सजा है क्या? ऊपर से ये घूंघट। माँ जी ने शादी से लेकर अब तक मुझे हटाने ही नहीं दिया, जबकि देवरानी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ही क्यों? मुझे क्या खुशियां पाने का हक नहीं है? वो दिन भूल नहीं सकती मैं, जब इस घर में आए हुए मुझे कुछ ही दिन हुए थे। अरे ममता, जरा अपनी नई बहू को तो बुला कर लाओ। हमने उसे देखा नहीं है। आप रुकिए, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर ममता काजल के कमरे में जाती है। ओहो, मुझसे तो ये तेरी काली बदसूरत सी शक्ल देखी नहीं जाती। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में चुन लिया, जब तू इतनी काली नहीं थी। और अब उफ, तौबा तौबा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू हमेशा बिना घूंघट के मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। तुझे हमेशा के लिए घूंघट करना होगा। पर माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि तेरी काली शक्ल है, काली सूरत है, इसीलिए कह रही हूँ। घूंघट कर ले, बाहर मेहमान आए हैं। ये सुनकर काजल अपनी सास के साथ मेहमानों के सामने जाती है, जहां वो काजल का घूंघट हटाकर शक्ल देखने की बात कहते हैं। काजल के मना करने पर भी हंसकर मेहमान उसका घूंघट हटा देते हैं। काजल का गहरा रंग उनके सामने आ जाता है और वो ममता को बहुत खरी खोटी सुनाकर काली बहू के हाथ में 1 रुपए का शगुन रखकर चले जाते हैं। तभी ममता काजल के बाल पकड़ती है। माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल छोड़ दीजिए। अरे जो मेरे दिल में दर्द हो रहा है उसका मैं क्या करूं? तेरी वजह से मेरे भैया भाभी मुझे सुनाकर चले गए। कितनी बेइज्जती हुई, देखा ना तूने? कह रही थी ना घूंघट हटना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। चल निकल यहाँ से। ममता ऐसा बोलकर उसे धक्का मार देती है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ती है। उस दिन के बाद से, जब से माँ जी ने मुझे ना घूंघट हटाने दिया है, ना मुझसे कभी प्यार से बात की, हमेशा रोई हूँ मैं। और देवरानी के आने के बाद माँ जी ने सारा प्यार उसे किया है, मुझे कुछ भी नहीं। और गर्भवती के समय भी वही सब कर रही होती है। ऐसा कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है। फिर ममता उसे कहती है, ओ मैडम,
यहाँ आराम क्या फरमा रही है? घर के काम करने बाहर से नौकर आएंगे क्या? जाकर खाने में चटपटा सा कुछ बना मेरी गोरी बहू के लिए। जी माँ जी। ये सुनकर काजल खाना बनाने लगती है। ममता ने हमेशा काजल से गर्भवती में काम करवाया। उसे जिस प्यार, पुचकार और सास के प्यार की जरूरत थी वो उसे कभी नहीं मिला। वक्त गुजरता है। दोनों बहू का 8वां महीना चल रहा था। मॉडर्न बहू प्रियंका शॉर्ट ड्रेस में बैठकर लैपटॉप पर गाने सुन रही थी। वहीं घूंघट वाली बहू घूंघट में बड़ी मुश्किल से बर्तन साफ कर रही थी। अब तो चलने में भी बड़ी कठिनाई सी होती है। बस मेरा बच्चा सही सलामत रहे। माँ जी सारे घर के काम मुझसे ही करवाती हैं। खैर, बहुत थकावट हो रही है। जूस लेकर कमरे में चलती हूँ। ऐसा कहकर वो घूंघट में धीरे धीरे जूस लेकर अपने कमरे की ओर जाती है, जहाँ पायदान से उसका पाँव फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है कि उसका पति अविनाश उसे बचा लेता है। काजल, ठीक तो हो ना? पता भी है अभी कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अरे आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें ये घूंघट करने की क्या जरूरत है? जब से आई हो बस घूंघट करा है। कितनी बार तुम बच गई हो। अरे कम से कम गर्भावस्था में तो ख्याल रखो। अब माँ जी की बातों को मैं कैसे टाल सकती हूँ अविनाश? मैं ही माँ से बात करता हूँ। माँ, माँ, जरा इधर आइए। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ, कम से कम अब तो काजल को घूंघट मत करवाइए। अभी इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। अगर मैं नहीं होता तो हमारे बच्चे का क्या होता? अरे कुछ हुआ तो है नहीं, तो राई का पहाड़ मत बना, लेकिन इस कलूटन का घूंघट नहीं हटेगा। यकीन नहीं होता माँ मुझे कि आप एक तरफ अपनी छोटी बहू के साथ बड़े प्यार का बर्ताव करती हैं, वहीं दूसरी ओर मेरी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो काली है। लेकिन बहुत जल्द आपको काजल की कदर हो जाएगी। काजल, अपना ख्याल रखना। मैं ऑफिस चलता हूँ। अविनाश के जाने के बाद ममता काजल को बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है, जिससे काजल रो जाती है। वहीं घूंघट की आड़ में अक्सर काजल को चोट आ जाया करती थी, तो कभी वो बच भी जाया करती थी। वहीं प्रियंका को सरदर्द या कुछ भी चाहिए होता तो वो भी काजल को ही याद किया करती थी। अचानक से एक दिन प्रियंका को लेबर पेन शुरू हो जाता है। घर वाले तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करता है और प्रियंका को प्रीमेच्योर बेबी होता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को प्रीमेच्योर बेबी क्यों हुआ है? मैंने तो उसका बहुत ख्याल रखा है, उसे कोई काम करने भी नहीं दिया। फिर आपने इन्हें इतना आराम दिया है कि उन्होंने ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, जिस वजह से बच्चा तंदुरुस्त नहीं है और प्रीमेच्योर हुआ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा पोता कुछ समय शीशे के अंदर रहेगा। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, देवरानी के बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। चुप कर तू, मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी। रमन बेटा, तू बहू का ख्याल रख। मैं इसको घर ले जाती हूँ और बहू के लिए दाल लेकर आती हूँ। जी माँ, आराम से आना आप। ये बोलकर ममता अविनाश और काजल के साथ घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ममता काम करते वक्त गिर जाती है, जहां उसके हाथ पैरों में बहुत चोट लगती है। फिर काजल उसे देखकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर की दवाई देने के बाद काजल पूरे गर्भावस्था में ममता का बहुत ख्याल रखती है। उसे अपने हाथ से दवाई खिलाती है। मैंने अपनी बहू को शुरू से लेकर अब तक कितना गलत समझा, लेकिन इसे मेरी अभी भी उतनी ही परवाह है। ममता को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। फिर देवरानी और उसके बच्चे के घर आने के बाद काजल उनका भी ख्याल रखती है। इतने में उसे भी लेबर पेन होता है, जहां अविनाश उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। तभी सास और देवरानी आकर कहती हैं, बहू कैसी है अब तो? मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन इतने पर भी तूने मेरा ख्याल रखा और तू अब कभी घूंघट मत करना। बस माँ जी, और कुछ मत कहिए। मैं सब समझती हूँ आपने ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन आप माँ हैं, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। दीदी, मुझे भी माफ कर दीजिए। ऐसे समय में मैंने आपका एक बार भी हाथ नहीं बटाया और आपसे ही काम करवाया। उसके बावजूद भी आपने मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखा। अब जो हो गया उसे जाने दो। इसके बाद पूरा परिवार एक होकर खुशी खुशी रहने लगता है।
हेमलता और माधुरी दोनों सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर अपने घर की तरफ आ रही होती हैं। उन दोनों को देखकर गांव की औरतें कहती हैं, देखो तो सही, दोनों माँ बेटी कितने मजे से चलती हुई आ रही हैं। ये कितनी काली है तो दूसरी के लंबे बाल। लगता है इसकी बेटी पिछले जन्म में कोई डायन होगी, तभी इसके इतने लंबे बाल हैं, वरना इतने लंबे बाल होना कोई मामूली बात थोड़ी है। अच्छा, ये डायन तो ठीक है, लेकिन इसकी कोयले की खदान माँ का क्या रोल? यानी कि इसकी माँ भी तो कुछ ना कुछ होगी पिछले जन्म में। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अरे इसकी माँ पिछले जन्म में काली भैंस होगी, तभी इस जन्म इसका रंग काला है। सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आखिर इन गांव की औरतों को हमसे दिक्कत क्या है? ना हम इनसे मतलब रखते हैं और ना ही इन्हें कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारे पीछे ही पड़ी रहती हैं। अरे माँ, लोगों का काम तो बोलना ही है। शायद इन्हें हमसे जलन होती है, तभी हमारे बारे में ऐसी बातें करती हैं। आप उनकी बातों का बुरा मत मानो और ना ही उनकी बातों पर ध्यान दो। चलो घर चलते हैं। दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों घर के कामों में लग जाती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को जब रोहन और अमित घर लौट आते हैं तो हेमलता उन्हें देखकर कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए अब आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद मैं खाना परोस दूंगी। हेमलता की बात सुनकर दोनों अपने हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी राहुल कुछ देर खाना खाते हुए अपने माता पिता को देखता है, जिसके बाद वो सबसे कहता है, देखिए ये बताते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, बिना बताए तो बात होने से रही। दरअसल मुझे अपनी जिंदगी को लेकर कुछ कहना है। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? जो तुम्हारे मन में है वो सब कह दो। हेमलता के कहते ही रोहन अपने दिल की बात कहता है। मैं एक लड़की से कई सालों से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कहोगे क्या नहीं, लेकिन मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगा। ये सुनते ही उसके घर के सभी लोग मुस्कुराते हैं। तभी अमित कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जो तूने अपने दिल की बात खुद अपने मुंह से हमसे कह दी है। अगर कोई तीसरा आकर कहता तो हमें बहुत बुरा लगता, लेकिन तुम चिंता मत करो, जिसे तुम प्यार करते हो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। अपने पिता की बात सुनते ही रोहन को बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी खाना खा लेता है। अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड नित्या को अपने घर अपने परिवार से मिलवाने ले आता है। नित्या, ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरी माँ और ये मेरे पिताजी हैं। रोहन के ये कहने पर नित्या एक एक करके सभी के पैर छू लेती है। ये देख अमित बहुत खुश होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी के मन ही मन में एक बात चल रही होती है। अरे ये क्या, ये तो बहुत सुंदर और गोरी है। इसके इस घर में आने के बाद तो मेरा बेटा और मेरा पति मुझे भूल ही जाएगा। सब लोग मेरी बहू के ही गुणगान करेंगे। मेरी होने वाली भाभी के बाल कितने बड़े हैं, इसका मतलब अब मेरे बालों के बारे में कोई पूछेगा नहीं और ना ही ये जानने की कोशिश करेगा कि मेरे लंबे बाल कैसे हुए। तभी नित्या बोलती है, अरे रोहन, तुम्हारा परिवार तो बहुत अच्छा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सब इतने अच्छे होंगे। हाँ बेटी, और तुम भी बहुत अच्छी हो। अब तो तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। मैं कल ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आ जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद अमित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने परिवार से मिलवाने के बाद रोहन नित्या को उसके घर छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ दिनों में रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और एक दिन रोहन नित्या को शादी करके उसे अपने साथ पूरी बारात के साथ घर ले आता है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। नित्या की खूबसूरती देखते ही गांव की सभी औरतें एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगती हैं। बाप रे बाप, देखो तो सही कितनी सुंदर और गोरी चिट्टी है इनकी बहू। अरे भगवान के भी अलग ही खेल होते हैं। इसके लंबे बाल और इसकी खूबसूरती ने तो माहौल में चार चांद ही लगा दिए। यकीन नहीं होता कि हेमलता बहन ने आखिर पिछले जन्म ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जो उसको इतनी सुंदर और संस्कारी बहू मिली है। गांव की औरतों की बातें हेमलता और नित्या के कानों तक पहुंच ही जाती हैं, जिसके बाद वो बहुत ही जल्दी सारे फंक्शनों को खत्म कर देते हैं और मेहमानों को अपने घर जाने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद माधुरी अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, देख रही हो आप,
अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूल जाओ, अब इस घर में हमें कोई पोंछने भी वाला है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं काली हूं तो क्या हुआ, अच्छे से मेकअप और कर लूं तो बहुत सुंदर लगूंगी। अपनी बहू से सुंदर तो मैं लग ही नहीं सकती हूँ। बस हमें अच्छे मेकअप की जरूरत है, क्या पता हमारी बहू भी वही करती हो। सही कहा माँ, चलिए हम भी अच्छे से तैयार होकर रहेंगे ताकि उससे ज्यादा सुंदर हम लगे। अगले दिन ही हेमलता और माधुरी दोनों ही सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। जहाँ तो माधुरी कुछ ही वक्त में अपने बालों को संवार लिया करती थी और उसे अपने लंबे बालों के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा था। जैसे ही वो दोनों तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आते हैं, उन्हें देखते ही अमित और रोहन दोनों हंसने लगते हैं। अजी क्या हुआ, आज इतना हंस क्यों रहे हो? भाग्यवान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपने चेहरे की। अरे जरा देखो खुद को, ये सब क्या लगा रखा है तुमने। अरे आपको क्या पता, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन सभी लोग करते हैं। अपनी बहू को ही देख लो, वो भी तो मेकअप लगाकर ही इतनी सुंदर लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माँ जी, मैं अपने चेहरे पर कभी भी मेकअप या कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ हाँ, बेशक नहीं करती होगी, लेकिन तुम्हारे बालों पर तुम कुछ ना कुछ तो करती ही होगी, वरना ऐसे शाइन और चमकते हुए तो नहीं हो सकते। अरे माधुरी बहन, तुमने ये बालों का क्या हाल मचा रखा है। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे बालों से। आखिर क्या लगाया है तुमने? मैंने तो मछली वाला ऑयल लगाया है, बाल हमेशा शाइन और चमकते रहते हैं। शायद भाभी भी उसी का इस्तेमाल करती होंगी। हे भगवान, मेरी प्यारी ननंद, तुम्हारे तो पहले ही बहुत प्यारे और सुंदर बाल हैं, ऊपर से मुझसे ज्यादा लंबे भी हैं, तो तुम्हें अपने बालों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने बालों पर कभी कुछ नहीं करती हूँ, वो तो नेचुरल है। बस कर बहू, मैं सब जानती हूँ, तू हमसे चिढ़ रही होगी क्योंकि हम आज तुझसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ माँ, जाने दो इन्हें तो कुछ भी नहीं पता। चलो हम दोनों बाजार चलते हैं। ऐसा कहने के बाद वो दोनों माँ बेटी बाजार के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग उन्हें इस प्रकार देखते हैं जैसे बावले गांव में ऊंट आ जाता है। अरे अरे, एक तो बेचारी काली, ऊपर से इतना गंदा मेकअप कर रखा है। अब क्या कर सकते हैं, बूढ़ी गौड़ी लाल लगाम, किसी के काबू थोड़ी आती है। ऊपर से बाजार में ये मछली की गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। कहीं इस कल्लो मैया की बेटी ने तो अपने बालों में मछली का तेल तो नहीं लगा लिया। गांव के सभी लोग उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। वो बिना कुछ खरीदे ही वापस लौट घर आती हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उनके उतरे हुए चेहरे देख नित्या उन दोनों के पास आती है और कहती है, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप दोनों को ये सब चीजें करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो पहले से ही सुंदर हो, किसी के बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। नित्या की बातें सुनकर हेमलता और माधुरी दोनों नित्या से माफी मांगते हैं, जिसके बाद नित्या उनकी मदद करती है और उन दोनों को धीरे धीरे लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा नॉलेज देती है। ना तो अपने लंबे बालों से परेशान वो होते हैं और ना ही अपने कालेपन से दुखी होते हैं।